गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में सेकंड बुक चल रही थी और सेकंड बुक में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज अपने तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तीसरे चैप्टर का नाम है भैया नियोजित विकास की राजनीति। अपने पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या आपने कहे कि कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो कम हो चुका है और लगभग स्टूडेंट को पता है कि सिलेबस कितना कम हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो अपने अगर बात करें ना, तो अपने जो फर्स्ट बुक है सीतिद वाली जो बुक है वह बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है भैया, क्योंकि उसमें अपने एक ही चैप्टर छोड़ा था और वो था वैश्वीकरण वाला। अब वो मैंने लास्ट में अचानक से छोड़ा था, वो कुछ ठीक है हो गई थी परिस्थिति ऐसी कि छोड़ना पड़ा, या मान लो अपने पास थोड़ी सी न्यूज़ आ गई थी कि ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। तो अपनी वो बुक कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड बुक जो है उसमें अपने 2 चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे भैया। आज 8 से 10 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वो कारण थोड़ा सा ये हो गया, हालांकि मैं वापस तो आ गया था 5-6 दिन बाद में, लेकिन थोड़ा सा बाहर जाने की वजह से तबीयत ख़राब हो गई, बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम वगैरह इस प्रकार की शिकायत हो गई थी, इस वजह से अपने क्लास नहीं हो ठीक है। लेकिन अब आज से अपनी कंटिन्यू क्लास होगी। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहली बात तो भैया देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का मीनिंग क्या निकल रहा है वो देखो। नियोजित विकास भैया, सबसे पहली बात, विकास क्या होता है? विकास कहते किसको है? अपने कहते हैं ना कि सर उस गांव का तो विकास हो गया, सर उस स्कूल का तो विकास हो गया। स्कूल का विकास अगर अपने बात करें, सर उस स्कूल का विकास हो गया। विकास का मतलब क्या हुआ? मतलब उस स्कूल के जो है उसमें अच्छे मकान बना दिए, वहाँ पे लाइब्रेरी हो गई, वहाँ पे अच्छे कक्ष बना दिए, अच्छी पुस्तकें आ गई, अच्छी टेबल्स वगैरह आ गई, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा दिए, अच्छे टीचर आ गए, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसको अपने क्या कहेंगे कि सर वो स्कूल क्या कर रही है? विकास कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। सर अपने पड़ोस के गाँव का विकास हो गया, मतलब अर्थात वहाँ पर अच्छी संस्थाएं खुल गई, अच्छे हॉस्पिटल आ गए, अच्छी स्कूल आ गए, अच्छी सड़कें हो गई। तो अपने क्या कहेंगे कि सर उसका विकास हो गया। तो विकास का मतलब क्या हो गया भैया? प्रगति होना, वृद्धि होना, डेवलपमेंट होना। समझ रहे हो? वो किस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या होना? वृद्धि होना। वह क्या कहलाता है भैया? विकास कहलाता है। अब दूसरा वर्ड है भैया नियोजित। नियोजित किसे कहते हैं? नियोजन बोल दो भैया, नियोजित या नियोजन। देखो भैया, अपने कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य मान लो, जैसे मान लो अपने घर पे मकान बना रहे हैं, ठीक है। अपने मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले अपने क्या करते हैं? उस मकान का एक नक्शा तैयार करवाते हैं, या अपने प्लानिंग बनाते हैं कि अपने को कमरे किस प्रकार के बनाने हैं, कौन सा रूम बड़ा करना है, कौन सा छोटा करना है, किधर खिड़की रखनी है, किधर एसी का पॉइंट छोड़ना है, किधर अपने टीवी का पॉइंट छोड़ना है। तो इस प्रकार की अपने क्या करते हैं? पहले प्लानिंग बनाते हैं या नहीं बनाते? मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना, उसकी प्लानिंग बनाना, उसकी एक प्रकार से योजना बनाना, एक खाका तैयार करना कि अपने किस प्रकार से काम होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा। इस प्रकार से मतलब एक प्लानिंग के तहत जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं भैया? नियोजन कहा जाता है। समझ गए? मतलब आपके पास में जो साधन उपलब्ध है उन साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करो कि आपकी आवश्यकताएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। वो क्या होगा? नियोजन होगा भैया। समझ रहे हो? आपके पास में 10 लाख रुपए है, आप 5 रूम बनाना चाहते हो, तो आप एक प्लानिंग बनाओ ऐसी कि किस प्रकार से हम 10 लाख में 5 रूम तैयार कर सके। वो तो नियोजन है। लेकिन 5 रूम में आपने 50 लाख खर्च कर दिए, आपके पास में है 10 लाख की, तो वो क्या हुआ भैया? वो नियोजन नहीं है। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य की एक रूपरेखा, एक डिजाइन, एक खाका, एक मॉडल तैयार करना, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्लियर है? अब देखो भैया, नियोजित विकास अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में आया था अपने स्वतंत्र भारत के सामने भैया कितनी चुनौतियां आई थी? 3 चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती थी भैया लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। ठीक है।
दूसरी चुनौती थी भैया लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। दोनों चुनौतियों की चर्चा अपने पिछले 2 पाठों में कर चुके हैं। आज अपने तीसरी चुनौती की बात करेंगे भैया। तीसरी चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास की चुनौती, और उसी आर्थिक विकास की बात अपने इस चैप्टर में की जाएगी। ओके, तो देखो भैया स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे फर्स्ट अपने हेडिंग आती है राजनीतिक फैसले व विकास। राजनीतिक फैसले व विकास मतलब जो विकास हुआ उसके ऊपर राजनीतिक फैसले किस प्रकार से लिए गए। अपने यहाँ पे बात करेंगे भैया कौन से राज्य की? उड़ीसा की, जिसको भैया वर्तमान समय में अपने ओडिशा कहते हैं। उड़ीसा जो है इसका वर्तमान में क्या नाम है? ओडिशा है भैया, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। देखो भैया उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। मतलब अपने ओडिशा राज्य जो है वहां पर क्या पाया गया था? लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए थे। अब ये लौह अयस्क है, ये किसके लिए चाहिए अपने को? लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख साधन हो गया लौह अयस्क, समझ रहे हो आप? तो लौह अयस्क का वहां पे क्या था भैया? विशाल भंडार था। मतलब भारत में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो लौह अयस्क था आजादी के समय वो कहाँ पाया गया था? ओडिशा में पाया गया था। जब निवेश की मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर ओडिशा एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। क्यों बन गया भैया? क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थों की क्या थी? अधिकतम मात्रा थी। यहाँ पर खनिज अधिक मात्राएं पाए जाते थे। यहाँ लौह अयस्क जो है, जो भैया अपने कोई भी उद्योग धंधा हो, हर उद्योग धंधे का जो आधार होता है ना, वो कौन सा खनिज होता है? लोह ही होता है। तो इस लौह अयस्क के विशाल भंडार जो है वो कहाँ पर पाए गए? ओडिशा में पाए गए। तो यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों के द्वारा क्या किया गया? निवेश किया गया, पूंजी यहाँ पर अधिक से अधिक लगाई गई। ओडिशा ने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा। भैया अब लौह अयस्क कहाँ पर पाया गया था? ओडिशा में पाया गया था। तो लौह अयस्क जो है वो किसकी मांग को पूरी करता था? लौह इस्पात की मांग को पूरी करता था। इसलिए इस ओडिशा ने क्या किया भैया? अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ में क्या कर लिया भैया? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। इन्होंने एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए कि हाँ, हम हमारी तरफ से आपको अधिक से अधिक क्या देंगे? लौह अयस्क की आपूर्ति उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार से क्या कर लिए? ओडिशा राज्य ने हस्ताक्षर कर लिए। अब देखो भैया क्या हुआ। क्योंकि हस्ताक्षर क्यों किए भैया? क्योंकि सरकार की यह सोच थी कि अगर हम हस्ताक्षर कर लेंगे, ये संधि कर लेंगे, ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लेंगे, तो अपने स्टेट में क्या होगा? अधिक से अधिक क्या आएगी भैया? पूंजी आएगी। लोग यहाँ पर अधिक से अधिक क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे। अधिक से अधिक क्या करेंगे? निवेश करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे यहाँ पर क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को आजीविका का माध्यम मिलेगा, लोगों को एक प्रकार से काम मिलेगा। इस प्रकार की सोच थी भैया कहाँ की? ओडिशा सरकार की, कि हमारे यहाँ पर लौह अयस्क भरपूर मात्राएं पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां थी, जो देश थे, जो अपने औद्योगिक इकाइयां थी, उनके साथ में संधि कर ली और कहा कि आप अधिक से अधिक क्या करो? निवेश करो, इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसी सोच थी ओडिशा सरकार की कि हमारे यहाँ पे क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे देश का क्या होगा? विकास होगा। लेकिन हुआ क्या भैया? इसका विपरीत हुआ। विपरीत कैसे हुआ? देखो, अब इससे क्या हुआ भैया? आदिवासियों को डर सताने लग गया। आदिवासी कौन होते हैं भैया? जो जंगलों में रहकर जीवन यापन करते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, कृषि और पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। उनको भैया एक समस्या उत्पन्न हो गई। उनकी समस्या ये हो गई कि यहाँ पर अगर निवेश होगा ओडिशा में, जंगलों में यहाँ पर खनन का कार्य किया जाएगा, यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना होगी, यहाँ पर फैक्ट्रियों की स्थापना होगी, तो हमें यहाँ से क्या होना पड़ेगा? विस्थापित होना पड़ेगा। ऐसी समस्या आ गई किनके सामने? आदिवासियों के सामने। कि अगर यहाँ पर जिस स्थान पे आदिवासी कहाँ रहते हैं भैया? जंगलों में, पहाड़ों में, यहीं पे तो निवास करते हैं, वो पर्वतों के आसपास, ठीक है, नदियों के आसपास। तो अगर वहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना हो जाएगी, वहाँ पर खनन का कार्य होगा, वहाँ पर उद्योगों का कार्य होगा, उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, तो ये आदिवासी तो क्या होंगे? वहाँ से विस्थापित होंगे। और विस्थापित होंगे तो भैया इनका क्या चला जाएगा? रोजगार चला जाएगा। इनकी आजीविका जो है वो क्या हो जाएगी? छिन जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया, इस विकास जो ओडिशा राज्य में जो लौह अयस्क का जो खनन हो रहा था, इसका विरोध किसने किया? सबसे पहले आदिवासियों ने किया भैया, ठीक है। इसके बाद में भैया जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद भैया कौन?
जो पर्यावरण चेतना जागरूक करते हैं, जो पर्यावरण का संदेश देते हैं, जो पर्यावरण को बचाने का कार्य करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं, वो होते हैं पर्यावरणविद। इन पर्यावरणविदों ने भी भैया डर था, इनको भी डर क्या था, इनको ये डर था कि अगर ओडिशा में लो एस के उद्योग धंधों की स्थापना होगी, यहाँ पर अधिक से अधिक क्या होगा, खनन होगा, यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना होगी, तो इससे किसको नुकसान होगा भैया, पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण क्या होगा, दूषित होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया कि राजनीतिक फैसले व विकास के अंतर्गत अपने क्या चीज पड़ी कि उड़ीसा जो है वहां पर भैया लो एस के विशाल भंडार थे, तो ओडिशा राज्य ने अपने राज्य के नागरिकों का अधिक से अधिक विकास करने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनके आर्थिक वृद्धि करने के लिए क्या किया, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निर्माता थे, इस्पात निर्माता, उनके साथ में क्या कर लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। क्यों? क्योंकि उड़ीसा ये चाहता था कि अपने यहाँ के राज्य के नागरिकों का क्या हो, विकास हो, उनको अच्छा से अच्छा रोजगार मिले। लेकिन इसका भैया विपरीत परिणाम क्या निकला, इनके लिए तो ये विकास हो गया, लेकिन इनके लिए यह क्या हो गया, एक प्रकार से मुसीबत हो गई, एक विपदा हो गई। क्यों? क्योंकि आदिवासियों को यह डर था कि खनन और उद्योग धंधों की स्थापना होने की वजह से हमें यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, हमारा रोजगार जाएगा, हमारी आजीविका छीने जाएगी। और पर्यावरणविद जो थे उनको पर्यावरण की चिंता थी कि खनन और उद्योगों की स्थापना से क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा। अब बात करते हैं, अब ये यहाँ पर देखो, इनके लिए तो ये क्या हो गया, विकास हो गया, इनके लिए क्या हुआ, विकास नहीं हुआ। ये समझ रहे हो? तो विकास जरूरी नहीं भी है सब लोगों के लिए सेम ही हो, विकास किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो उद्योगपति थे उनके लिए विकास फायदेमंद हो गया, यहाँ पर इनके लिए विकास क्या हो गया, नुकसानदायक हो गया। समझ रहे हो? अब या फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव। अब भैया यहाँ पर जो उद्योगों की स्थापना हो रही थी, इनको लेकर भैया टकराव उत्पन्न हो गया। टकराव इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भैया उद्योग धंधों की स्थापना करने से पहले आम जनता से परामर्श नहीं किया, वहाँ के जो पर्यावरणविद थे उनसे परामर्श नहीं किया। तो फिर यह फैसला किया गया कि अब जब भी इस प्रकार का कार्य होगा तो कोई भी फैसला लेने से पहले किसकी सलाह लेनी आवश्यक है, विशेषज्ञों की सलाह लेनी आवश्यक है। अगर कहीं पे खनिजों की खुदाई की जा रही है, कहीं मान लो उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें वहाँ के विशेषज्ञों से क्या करनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। इसके अलावा भैया वहाँ के जो अर्थशास्त्री है, अपने मेन पर्यावरणविद है, इनकी भी हमें क्या लेनी चाहिए, ही सलाह लेनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो ओडिशा है, ओडिशा में यहाँ पर ये कार्य हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर इस्पात संयंत्र लगाए जा रहे थे, लो एस का खनन हो रहा था, तो यहाँ पर भैया जो पर्यावरणविद थे इनकी अपने को क्या लेनी चाहिए थी, सलाह लेनी चाहिए थी, जो विशेषज्ञ थे उनकी राय लेनी चाहिए थी। और साथ ही साथ में जो जनता थी वहाँ की भैया, उस जनता से भी क्या किया जाना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है भैया कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले जनता से एक बार राय लेनी चाहिए, एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार का निर्माण जो है भैया वो जनता के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी फैसला जो है वो जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। आगे देखो, और फिर अंतिम फैसला जो है वो किसके द्वारा लिया जाए, राजनीतिज्ञों के द्वारा ली जाए, अर्थात सरकार के द्वारा लिया जाए। मतलब टकराव इसलिए हुआ भैया कि क्योंकि टकराव क्यों हुआ और उसका क्या डिसीजन हुआ, टकराव होने के बाद में ये डिसीजन हुआ भैया, यहाँ पर ये टकराव उत्पन्न हो गया। फिर ये डिसीजन हुआ कि अब ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले किसकी सलाह ली जाए, विशेषज्ञों की सलाह ली जाए, जो अर्थशास्त्री है, पर्यावरणविद है, उनकी सलाह ली जाए, और वहाँ की जो जनता है उनकी सलाह ली जाए। और उसके बाद भैया जो राजनीतिज्ञ है अर्थात जो सरकार है उसके द्वारा निर्णय किया जाए। इसका भैया देखो एक उदाहरण है, जैसे पोस्को प्लांट, ये भी एक भैया पोस्को प्लांट एक कोरियाई कंपनी थी जिसने लगाया था, इस्पात संयंत्र था। ये कहाँ पर लगाया था, भुवनेश्वर में भैया एक जिला है जिसका नाम है जगत सिंह। इस जगत सिंह जिले में यह प्लांट लगाया गया था, लेकिन इसकी वजह से भी भैया वहाँ पर लोग विस्थापित हुए, पर्यावरण को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि पोस्को प्लांट जो है वो कौन से स्थान पर लगाया गया था, तो ध्यान रखना भैया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कौन से जिले में, जगत सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अपने मेन टॉपिक की, विकास की धारणा। देखो भैया विकास होता क्या है, अभी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। मैंने अभी आपको बताया कि विकास जो है,
विकास जो है वो भैया विभिन्न लोगों के लिए इसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विकास जो है विभिन्न लोगों के लिए कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया, जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए ये लौह अयस्क की यहाँ पर खनन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही है, तो इनके लिए तो ये क्या हो रहा है, विकास फायदेमंद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आदिवासी पर्यावरणविद है, इनके लिए यहाँ पर विकास कैसा हो रहा है, नुकसानदायक हो रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, विकास जो है वो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी होता है। विकास, अब देखो भैया, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों से अगर अपने बात करें विकास किसे कहते हैं, तो सीधा सा उनका एक ही अर्थ होगा कि पश्चिमी देश जो है ना, उन देशों का आधुनिकीकरण करना या पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक हो जाना ही विकास है। मतलब अच्छे सूट बूट पहन लो, नीली जीन्स पहन लो, टोपी लगा लो, चश्मा लगा लो, तो ये क्या हो गया, विकास हो गया। ये आज के ज़माने की अपनी सोच है कि पश्चिमी देश जो है उनका अपने अनुसरण कर ले या उनके जैसा अपने आधुनिक बन जाए, तो वही क्या है, विकास है। लेकिन भैया विकास ये नहीं है। विकास क्या है, विकास है भैया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक वृद्धि मतलब देश की आर्थिक क्या होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, वो यहाँ के लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, और वो भी कैसे भैया, सामाजिक रूप से सबकी। यहाँ पे देखो आर्थिक और सामाजिक न्याय के आधार पर, मतलब ऐसा नहीं कि उद्योगपतियों को लाभ हो, ऐसा नहीं कि पैसे वालों को लाभ हो, सबको होना चाहिए भैया, छोटे से लेकर बड़े तक सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या होना चाहिए, उनकी वृद्धि होनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको प्रॉफिट होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। वो क्या होगा भैया, अपने विकास होगा। तो विकास का क्या अर्थ हो गया, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक और सामाजिक न्याय, वह क्या है भैया, विकास है। मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने जाति धर्म लिंग इनके आधार पर भेदभाव के बिना सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, आगे बढ़ने के समान अवसर देना, वही क्या है भैया, विकास है। अब ये बात तो हो गई कि ठीक है साहब ये विकास है, फिर मेन मुद्दा ये आया कि ये विकास है, तो फिर ये विकास की जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंपी जाए, निजी हाथों को सौंपी जाए या सरकार को सौंपी जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, निजी हाथों को तो नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि निजी हाथों को सौंपी जाएगी तो फिर निजी जो लोग हैं वो तो क्या हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, और गरीब लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, और गरीब हो जाएंगे। तो ये फैसला किया गया कि जो विकास का कार्य है वो निजी हाथों में न सौंपा जाकर किसको सौंपा जाना चाहिए, सरकार को सौंपना चाहिए। जो देश की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको अपने विकास की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। अब देखो भैया यहाँ तक क्लियर हो गई, सरकार को सौंपनी चाहिए। अब यहाँ पर अपने सरकार कौन, अपने 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के समय भैया अपने चल रहा था यहाँ पर शीत युद्ध, आपको पढ़ाया था आपने। और शीत युद्ध के समय भैया अपने विकास के दो मॉडल थे। दो मॉडल कौन कौन से, पहला मॉडल था भैया आज़ादी के समय, देखो विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था भैया उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा मॉडल था भैया समाजवादी। ये अपने पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ा था उस बुक का, तब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो था वो किसका था भैया, किसने अपनाया था, यूएसए अर्थात अमेरिका और यूरोप के जो देश थे भैया, उन्होंने जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी वह अर्थव्यवस्था कौन सी थी, उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और भारत जो है उसने इस अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया। दूसरी अर्थव्यवस्था थी भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था, यह अपनाई थी सोवियत संघ ने। तो भारत ने इस अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया। तो अब यहाँ पर देखो भारत के जो लोग थे, उन भारत में से मतलब अधिकांश जो लोग थे वो कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते थे। अपने जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो भी अपने प्रधानमंत्री थे, वो भी इसी के पक्ष में थे। और कुछ लोग जो थे अपने उद्योगपति पूंजीपति वगैरह थे, वो किसको अपनाना चाहते थे, उदारवादी को अपनाना चाहते थे। देखो यहाँ पे लिखा है इसके पक्षधर कम थे, इसके पक्षधर अधिक थे। फिर भैया अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके जो अन्य सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम ना तो इसको अपनाएंगे ना ही इसको अपनाएंगे, ना तो हम उदारवादी व्यवस्था को अपनाएंगे ना ही हम समाजवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। भैया हम इन दोनों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे और दोनों को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, और उस अर्थव्यवस्था का नाम क्या होगा, मिश्रित
अर्थव्यवस्था, अर्थात उदारवाद और पूंजीवाद का मिश्रण। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तक भैया क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, अब कॉपी निकालो, नोट्स लिखो। मुस्कान लिखा सी बेटा, कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ भैया, राजनीतिक फैसले व विकास के। बंद हो गया? हाँ भैया, थोड़ी सी चाय आ गई थी। हाँ, कॉपी निकालो और लिखो। इसमें लिखो, लो एस के अधिकांश भंडार उड़ीसा राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में थे, जिनका दोहन होना अभी शेष था। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। जब निवेश की मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। उड़ीसा ने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा तथा अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय निर्माता के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि सरकार यह सोच रही थी कि इससे पूंजी निवेश भी होगा तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। यहाँ तक ऐसा का ऐसा आ गया भैया, ठीक है। फिर अपने पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि आदिवासियों को यह डर था कि हम विस्थापित हो जाएंगे तथा हमारा रोजगार व आजीविका छिन जाएगी। फिर आगे लिखो, आदिवासियों के अलावा पर्यावरणविदों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि पर्यावरणविदों का यह मानना था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण दूषित होगा। बस, फिर ये हेडिंग लगाओ भैया, उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव। इसमें लिखो भैया, विकास से जुड़े फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी फैसला लेने से पहले फिर नंबर 1 लगा के लिखो, कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। नंबर 2, अर्थशास्त्र पर्यावरणविद की सलाह भी जरूरी है। नंबर 3, जनता से राय या जनता से भी पूछा जाना चाहिए। और नंबर 4 लगा के लिख लो, फिर अंतिम फैसला जो है वो राजनीतिज्ञों के द्वारा लिया जाए। फिर अंतिम फैसला राजनीतिज्ञ को ब्रैकेट में कर लेना, सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए। ऐसे कर लो भैया। फिर यहाँ पे नीचे एक NOTE नोट लगा के एक चीज लिखो भैया, इसको लिख लो, नोट लगा के लिखो, पोस्को प्लांट की स्थापना भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में एक कोरियाई कंपनी के द्वारा की गई, जिसका वहां की जनता के द्वारा विरोध किया गया।
हेडिंग लगाओ भैया विकास की धारणा, हेडिंग लगाओ विकास की धारणा। इसमें लिखो भैया जनता के विभिन्न वर्गों के लिए, थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही है, गले में खराश हो रही है भैया। लिखो जनता के विभिन्न वर्गों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं, विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। ये आप समझ चुके हो भैया अलग अलग कैसे होंगे। यहाँ पे लोहे इस्पात की स्थापना हो रही है तो सरकार के लिए विकास हो गया, वहाँ के आम नागरिकों के लिए विकास हो गया, उद्योगपतियों के लिए विकास हो गया। लेकिन इनके लिए क्या हो गया भैया, ये विकास नहीं हुआ, इनके लिए क्या हो गया, ये एक प्रकार से नुकसान हो गया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं। आगे लिखो स्वतंत्रता से पूर्व लोग, स्वतंत्रता से पूर्व मतलब आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व लोग विकास की बात आते ही विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को मानते। विकास का अर्थ था अधिक से अधिक आधुनिक होना, अधिक से अधिक आधुनिक होना तथा आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान होना। ठीक है, फिर आगे लिखो विकास का सामान्य अर्थ है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। विकास का सामान्य अर्थ है देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित विकास। आगे लिखो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल थे। नंबर 1 लगा के लिख लो भैया उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। इसमें लिख लो आगे डैश करके इस मॉडल को यूएसए और यूरोप के अधिकांश देशों ने अपनाया। भारत के कुछ लोगों ने ही इस मॉडल को अपनाने का पक्ष लिया। नंबर 2 समाजवादी मॉडल। इसमें लिखो भैया इस मॉडल को सोवियत संघ ब्रैकेट में यूएसएसआर, सोवियत संघ जो अब तो नहीं है भैया, जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, फिर उसका विभाजन हो गया था और उसका उत्तराधिकारी भैया अब वर्तमान में रूस है। ठीक है, सोवियत संघ ब्रैकेट में लेना यूएसएसआर ने इस मॉडल को अपनाया था। भारत के अधिकांश लोग इस अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, नीचे लिखो भैया भारत ने इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को न अपनाते हुए इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके एक नई अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये हो गए भैया अपने आज तक के नोट्स। कल अपने बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक की। ओके भैया, दैट्स ऑल।